हेलो दोस्तों, मैं हूं नवनीत राज और आज हम करने जा रहे हैं जियोग्राफी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सौरमंडल। चलो देखते हैं इसके रोचक तथ्य। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारा सौरमंडल बना किस किस से है। एक्चुअल में जो हमारे सौरमंडल में है वो उसमें इंक्लूड करते हैं हम 8 ग्रह को और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स को और कुछ क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं और धूमकेतु मीटेरॉइड्स, उनको हम कंबाइन कलेक्ट करके क्या बोलते हैं सौरमंडल। अब जो उसका मेन लीडर है सौरमंडल का, उसमें क्या आता है सूर्य। सूर्य सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.9% द्रव्यमान को नियत करता है, मतलब होल्ड करता है। और यह क्या है, सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है पूरे सौरमंडल के लिए। अब जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उनके अगर नाम पूछे जाएं तो वो क्या क्या है। वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, नेपच्यून एंड यूरेनस। अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बीच में सबसे सेंटर में सन है। फिर ये आपको अकॉर्डिंग वाइज, दूरी के अकॉर्डिंग वाइज आपको ये ग्रह और उनके सैटेलाइट्स, मतलब उनके उपग्रह के बारे में भी आपको पिक्चर में डिटेल से बताया गया है। और हम जब इस प्लैनेट्स वाले टॉपिक को करेंगे तो हम प्लैनेट वाले टॉपिक में ही इसे ढंग से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है उसी के कारण क्या होता है, जो ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सन। और इसीलिए जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनकी गति, मतलब उनकी पोजीशन इस सौरमंडल में क्या होगी, वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, वो होती है सन के अकॉर्डिंग ही। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी पूरे ही सौरमंडल को इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल है, जिसको जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उससे उसके केंद्र से कितनी दूर है, वो है 27,000 प्रकाश वर्ष की दूर है। और यह कितना साल पुराना है, यह है 5 अरब साल पुराना और इसकी अनुमानित आयु 10 अरब साल की गई है। अब हम देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, वो करेंगे परिक्रमा। उन्हें क्या बोलेंगे हम, ग्रह। अब जितने समय उन्हें एक परिक्रमा को पूरी करने में लगता है उसे उस ग्रह का एक वर्ष कहेंगे। जैसे अर्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है और उस 365 दिन को अर्थ का एक वर्ष गिनते हैं। वैसे ही जब कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पर घूमेगा, रोटेट करेगा, उसे घूर्णन कहेंगे। और एक घूर्णन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसे एक दिन कहेंगे उस ग्रह का। एग्जांपल धरती का कर लेते हैं तो 24 आवर में क्या करेगी, एक रोटेशन पूरा करेगी और 24 घंटे का एक दिन बनेगा। इसी तरह सारे जो ग्रह है वो अपने एक्सिस पर एक डेफिनेट एंगल पर झुके हुए होते हैं और जिसके कारण क्या होगा, दिन और रात में भिन्नता पाई जाती है। अब हम करेंगे हैबिटेट जोन। हैबिटेट जोन क्या होता है, किसी भी ग्रह पर अगर जीवन संभव होगा वो वहीं होगा जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा ठंड। एग्जाम्पल अगर हम मरकरी पर देखते हैं वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वहाँ जीवन पॉसिबल नहीं है। और अगर हम देखते हैं बृहस्पति पर, वो सन से बहुत दूर है और वहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा ठंड है तो लाइफ सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर हम धरती की बात करें, इस पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और ये धरती कहाँ लाई करेगी, हैबिटेट जोन में। अब इस पिक्चर में देखते हैं कि जो सन की ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी क्या करती है, ये सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स को क्या रखेगी, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में बाउंड रखेगी। अब हम जानते हैं अपने प्यारे सूर्य के बारे में। सौरमंडल में इसकी जो पोजीशन है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब हम जानते हैं। जब हम इसकी कंपैरिजन दूसरे तारों के साथ करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारा तारा है, सूर्य है, वो एक मध्यम प्रकाश वाला तारा है। जब
गैलेक्सी में इसकी पोजीशन को, दुग्ध मेखला में इसकी पोजीशन को देखा जाता है तो यह केंद्र के चारों ओर, गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और केंद्र की परिक्रमा कितनी साल में पूरी करता है ये 25 करोड़ साल में, मतलब 250 मिलियन साल में पूरी करता है। इसे क्या कहेंगे हम? कॉस्मॉस ईयर कहेंगे। आप इस पिक्चर को देखें, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये क्या है? आकाशगंगा का सेंटर, और ये इधर हमारा प्यारा सौरमंडल, मतलब हमारा सूर्य। ये भी क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा किसकी ओर? इस केंद्र की ओर। और जितना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगेगा, इस परिक्रमा को कंप्लीट करने में टाइम लगाएगा, वो कितना है? 25 करोड़ साल, 250 मिलियन ईयर। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम 1 कॉस्मॉस ईयर। अब हम देखते हैं कि यह अपने एक्सिस पर कैसे घूमता है। सिंपल आंसर इसका ये है कि पूरब से पश्चिम की ओर ये घूमेगा। और पृथ्वी तक इसका प्रकाश कितने टाइम में पहुंचता है? ये 8 मिनट 20 सेकंड। और अगर सेकंड में पूछा जाए तो लगभग 500 सेकंड। सूर्य की आयु के बारे में अगर बात करते हैं तो यह 5 अरब साल पुराना है, और इसकी अनुमानित आयु वैज्ञानिकों के द्वारा 10 अरब साल की है। अगर अब अंतरिक्ष में किस तरह का इसका कलर होगा? इसका कलर अंतरिक्ष में सफ़ेद दिखाई देता है, पर जब यह इसकी लाइट पृथ्वी के वातावरण में एंटर करती है तो ड्यू टू द स्कैटरिंग या प्रकिरण यह कैसे दिखाई देता है? लाल, केसरिया या पीला दिखाई देता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं हम कि अगर सारे प्लैनेट को मिलकर 600 टाइम बाद जोड़ा जाए तब जाके कहीं एक सूरज बनेगा। आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो सूर्य किस किस से मिलकर बना है? सिंपल आंसर इसका ये है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व से मिलकर, जिनकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है? 71%, 26.5%, 2.5%। ठीक है। और इसके बाद, और इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन, मतलब फ्यूज़न अभिक्रिया इसमें निरंतर होती है, जिसमें जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वही ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के लिए। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर को हम, इसकी जो 6 लेयर है उसके बारे में बात करेंगे। मेनली क्या होती है? कोर होगी, और रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, जो ही इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर क्या होगा? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ये इसकी 6 लेयर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कोर के बारे में। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको इसकी 6 लेयर लग रही है पता। सबसे अंदर वाली कोरोना, फिर क्या है? क्रोमोस्फीयर, फिर क्या है? फोटोस्फीयर, फिर कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। अब कोर में क्या होता है? कोर में जो आपका कौन सी रिएक्शन होगी? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें 2 हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होंगे? हीलियम में। जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। क्या क्या होगा? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन फ्यूज़न क्या करेगा? रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर विंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या होगा? क्या देगा? लाइट देगा। रिजल्टेंट क्या होगा? लाइट एंड हीट, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम फोटोस्फीयर कौन सी है? जो ये बाहर वाली जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? जो लेयर दिखाई देती है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर, सूर्य की दृश्य सतह। अब वायुमंडल क्या होती है? फोटोस्फीयर की ऊपर वाली सतह को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर होती है। और ये किस कलर की होती है? ये होती है रेड कलर की। इसमें जो भयानक गति वाली गर्म वायु इसमें चलती रहती है, जिनका टेम्परेचर कितना होता है? 4300 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और इसकी लास्ट जो सतह होती है वो होती है कोरोना सबसे पतला वातावरण होता है जो सूर्य के चारों ओर होता है। ये हमें ऐसे ही नहीं दिखता है, ये उसी टाइम दिखेगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, जो ये लाल लाल भाग है, ये क्या है? कोरोना। इसका टेम्परेचर
2 मिलियन डिग्री से ज़्यादा होता है और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। अब सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं भी दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं। अब सूर्य पर फ्रॉनहोफर रेखाओं के अलावा कुछ अनेक काले धब्बे भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सनस्पॉट्स। जैसे इस पिक्चर में देख लो आप, ये क्या है? सतह पर कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है, इन्हें क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स। अब प्रत्येक 11 साल के अंतराल के बाद इन सन स्पॉट्स की जो संख्या है, पहले तो क्या होगी? निम्नतम से उच्चतम, लोएस्ट टू हाईएस्ट, और फिर क्या होगी? उच्चतम से निम्नतम, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये साइकिल चलता रहेगा और इसे क्या कहते हैं? सौर धब्बा चक्र, सोलर सन स्पॉट साइकिल। जैसे पिक्चर नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि सन स्पॉट साइकिल क्या है। यहाँ पर पहले हाईएस्ट गया, फिर लोएस्ट आया, फिर से हाईएस्ट किया, फिर जब पीक पे पहुँच गया फिर दोबारा लोएस्ट की ओर जा रहा है, और वैसे ही ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? सनस्पॉट साइकिल। याद रखना, लोएस्ट टू हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब हम देखते हैं कि जो सौर प्रदीप्ति मतलब सोलर फ्लेयर होते क्या हैं। जो सूरज की सतह होती है उसमें प्रकाश के विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी निकलती रहती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और जो किससे बनी होती है? वो बनी होती है उच्च गति वाले परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, और इसे ही हम कॉस्मिक किरण कहते हैं। अब ये आपको कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक विंड की पिक्चर दिखती है, और इसे हम कहाँ देख सकते हैं? उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल पर देख सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर देख सकते हैं, और इसे हम आगे कवर करेंगे। अब सौर प्रदीप्ति क्या करती है? सोलर विंड को उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होगा? पृथ्वी पर चुंबकीय आंधी आती है और इससे कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाता है। जैसे ये सोलर फ्लेयर है, और जब ये ह्यूज क्वांटिटी में होता है तो क्या जनरेट करता है? सोलर विंड या सौर पवन को जनरेट कर देता है। इसके कारण क्या क्या होता है? एक तो चुंबकीय आंधी आती है, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अंतरिक्ष यात्री जितने गए होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, उनको भी क्षति हो जाती है। और इन किरणें जब ये धरती पर पहुंचती है, ये किरणें सोलर विंड, तो उत्तरी ध्रुव पर कैसा? उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस इन्हें नाम दिया जाता है, और दक्षिण ध्रुव पर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। और इसमें दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात का नज़ारा दिखाई देता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, कुछ ग्रीन लाइट है या फिर कुछ रेड लाइट है। इसे क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सूरज का स्टडी या सूरज का अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके मेन 2 कारण हैं। एक तो सूरज के कारण किसी भी ग्रह पर मौसम या वातावरण निर्धारित होता है। एग्जाम्पल अर्थ का देख लो आप, तो जो अर्थ पर जितना भी मौसम है वो सूरज के कारण ही पॉसिबल होता है। दूसरा कि जो सूरज की जो रेज है, सोलर विंड निकलती है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बाधित हो सकते हैं, या फिर जो उपग्रह की कक्षाएं हैं वो भी बाधित हो सकती है। इन सब की स्टडी करने के लिए, इसका रीज़न जानने के लिए सूरज का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हम करेंगे अब सोलर मिशन की बात, कि आज तक सोलर की स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नासा ने कौन सा सोलर मिशन भेजा था सन की स्टडी के लिए, तो उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित कहाँ से भेजा गया? नासा के कैप कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया। कब हुआ? ये हुआ 2018 में लॉन्च। और इसका नाम पार्कर सोलर प्रोब क्यों रखा गया? और नासा के पार्कर सोलर प्रोब का नाम उनके मुख्य वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के सम्मान में रखा गया। अब ये यूजीन पार्कर कौन थे? इन्होंने ही सर्वप्रथम 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों का पता लगाया था, तभी इसका नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा गया। अब यह मिशन नासा के लिविंग विद स्टार का हिस्सा है। पार्कर प्रोब सूरज के नज़दीक पहुंचने वाला सबसे नज़दीकी
मानव निर्मित वस्तु है जो सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचा। लॉन्च कब हुआ है? ये 2008 में। अब हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। क्या क्या है कि जो सूर्य प्रणाली है, सूर्य पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलू का अध्ययन करना, ठीक है, और सूर्य के जो चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जा कणों का परीक्षण करके उनका 3D मैप तैयार करना, ये भी इसका काम है। और सौर पवनों के स्रोत और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट की रचना को जांच करना, ये भी हमारा ये है। और ये आपको पिक्चर दिख रही है सोलर प्रोब की, मिशन टू टच द सन, ये आपकी इसकी ही पिक्चर है। और एक और इसका काम है कि जो सूर्य की सतह है, इसके कोरोना से ज़्यादा तापमान होने के, जो कोरोना का तापमान है, जो कोरोना हमने पीछे कर दिया, कि जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट थिन एटमॉस्फेयर वाली है, जो सिर्फ ओनली सूरज ग्रहण के समय ही दिखाई देती है, उसका अध्ययन करने को कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है, इसका यही इसके उद्देश्य है। और आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इसरो के सोलर प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है आदित्य L1। और ये आदित्य L1 की पिक्चर है जो इसरो छोड़ेगा। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन क्या है? सूर्य के कोरोना को अध्ययन करने के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। और इसकी अवधारणा कब रखी गई थी? 2008 में रखी गई थी। जनवरी 2008 में इसरो की सलाहकार समिति द्वारा रखी गई थी। और जो आदित्य L1 मिशन है, इसे शुरू होने की उम्मीद कब की गई है? 2020 तक इसको शुरू होने की उम्मीद की गई है। और यह क्या करेगा? सूर्य के नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करेगा। क्या क्या करेगा? जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र है और उसका वातावरण है, कोरोना का जो वातावरण है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है, उसकी ये निरीक्षण करेगा। और जो इसरो ने आदित्य L1 है, वो किस किस की सहायता से डिज़ाइन किया है? एक तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और दूसरा जो विभिन्न IITs है, उनके बीच के सहयोग के कारण क्या किया गया जाएगा? इसे डिज़ाइन और बनाया जाएगा। और इसे पूरी होने की उम्मीद कब तक है? कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा? 2019 या 20 तक ये इसे लॉन्च किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लैग्रेंजियन बिंदु क्या होते हैं? ये ऐसे बिंदु होते हैं या ऐसी जगह होती है अंतरिक्ष में जहाँ दो बड़े पिंडों की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो इक्वलाइज हो जाएगी। मतलब कोई भी पिंड एक दूसरे की ओर नहीं खींचेगा। मतलब एक पार्किंग स्पेस बन जाएगा कि कोई चीज़ जहाँ है वो वहीं पर ही रहेगी। तो अगर उस जगह पर छोटा पिंड भी हो तो वह दूसरी पिंड की ओर नहीं खींचेगा, और इसे ही हम लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है, L1, L2, L3 और L4 और L5। और उसी में से जो इसरो इसे सेटअप करेगा वो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर ही करेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।